नमस्कार, CSK न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 11 अक्टूबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। जर्मनी का पाकिस्तान प्रेम और कश्मीर पर जहरीला बयान, बदला एहसान या फिर भारत से जलन के बीच भारत ने भी दिया करारा जवाब। कहा इसमें थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं। भारत की पाकिस्तान जर्मनी को दो टूक कहा, कश्मीर हमारा आपसी मसला, इनमें कई थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं, करारा जवाब। दूसरी बड़ी अपडेट, एक बार फिर से यूक्रेन पर मिसाइल ताबड़तोड़ हमला कर दिया है रशिया ने। बढ़ी भारत की चिंता, गृह मंत्रालय ने कहा दोनों देश तुरंत खत्म कर युद्ध। भारतीयों को यूक्रेन जाने पर लगाई रोक। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है, ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट लगातार हुआ हिंसक, शहर आगजनी, 185 लोगों की मौत, बड़ी खबर। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आई, जहां चीन में महाधिवेशन से पहले कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर छिड़ा जोरदार सत्ता का संघर्ष, वो हम आपको बताएंगे। चाइना में कैसे अंदरूनी कलह मच चुकी है। वहीं उइगर मुस्लिमों पर चाइना की सिपाही बोला मानवाधिकार नहीं, आतंकवाद है शिनजियांग में बड़ा मुद्दा। तो वो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। इस बीच बच्चों से गिरफ्तार, स्कूल के इसे बच्चे गिरफ्तार, न्यूज़ चैनल भी कर लिया है कि ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन पर ढाए जा रहे जुल्म। इस बीच ऑस्ट्रेलिया में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को सुनाई दो टूक। हिंद महासागर में जंगी जहाज ड्रैगन को ऑस्ट्रेलिया और भारत के दो टुक, तो एक एक करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। चल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, जर्मनी का पाकिस्तान प्रेम, कश्मीर पर जहरीला बयान, बदला एहसान या फिर भारत ने दिया जर्मनी और पाकिस्तान को दो टूक करारा जवाब। भारत ने आपको बता दें शनिवार को कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए यूनाइटेड नेशन को शामिल करने के पाकिस्तान और जर्मनी के विदेश मंत्रियों की सिफारिश को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इसके बजाय पाकिस्तान आतंकवादियों से निपटने पर ध्यान देने की जरूरत है, जो लंबे समय से जम्मू कश्मीर को निशाना बना रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बर्लिन में एक ज्वाइंट न्यूज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी और जर्मनी विदेश मंत्री लेना बेयरबॉक की टिप्पणी का जवाब दिया है। दरअसल बेयरबॉक ने अफगानिस्तान को फूड सप्लाई के लिए पाकिस्तान और भारत के बीच सहयोग जैसे पॉजिटिव सिग्नल का जिक्र किया था। इसके चलते पाकिस्तान और जर्मनी ने कश्मीर मुद्दे को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को शामिल करने की सिफारिश की है। दरअसल इस पर भारत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर हमारा आपसी मामला है और में थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रिंदम बगाची ने जर्मनी और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की जम्मू कश्मीर के बारे में की गई टिप्पणियों के जवाब में कहा है कि ग्लोबल कम्युनिटी की अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को खत्म करने की जिम्मेदारी है। जम्मू और कश्मीर में दशकों से इस तरीके के आतंकवादी हमले हो रहे हैं और अब तक जारी है। बिलावल भुट्टो ने मीडिया से कहा है कि जम्मू कश्मीर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, इस क्षेत्र में शांति नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जम्मू और कश्मीर विवाद का शांतिपूर्ण समाधान भी हुए बिना दक्षिणी एशिया में शांति संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि 2019 में जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस छीन लिया गया है, जिसके बाद से लगातार पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को उठा रहा है। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब संयुक्त राष्ट्र लंबे समय से चले आ रहे विवाद को खत्म करने के लिए एक सही भूमिका निभाएगा। तो एक तरीके से जर्मनी, आपको बता दें, जर्मनी पाकिस्तान के सुर में सुर जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर मिला रहा था। एक और अपडेट निकल के आई है, भारत ने अपने नागरिकों को दी सलाह, यूक्रेन की गैर ज़रूरी यात्रा से करे परहेज। रूस की आक्रामकता के चलते यूक्रेन में हालत बेहद ख़राब हो गए हैं। तेज़ी से बिगड़ रहे हालात को देखते हुए भारत भी सतर्क हो गया है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने सोमवार को अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को यूक्रेन के सभी तरीके के गैर जरूरी यात्राओं से बचने को कहा है। इतना ही नहीं, दूतावास ने यूक्रेन को मौजूद भारतीयों से मिशन को अपनी मौजूदगी की स्थिति के बारे में सूचित करने को भी कहा है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि यूक्रेन में बढ़ते संघर्ष को देखते हुए भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे यूक्रेन और उनके शहरों की गैर जरूरी यात्रा से परहेज करें। यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों को यूक्रेनी सरकार और स्थानीय अधिकारियों की ओर से जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। भारतीय नागरिकों से अनुरोध है कि वे दूतावास को यूक्रेन में अपनी उपस्थिति की स्थिति के बारे में सूचित ज़रूर करें ताकि दूतावास को उन तक पहुंचने में सुविधा हो।
अगली एक और अपडेट, हिंद महासागर में जंगी जहाज ड्रैगन को ऑस्ट्रेलिया भारत को दो टूक जवाब। दरअसल खुद को दुनिया में सबसे चतुर समझने वाले चीन की भारत ने फिर से बोलती बंद कर दी है। ऐसे चीन के चेहरे नाकाब हटाकर हिंदुस्तानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर चाइना की बोलती बंद कर दी है। इस बार हिंदुस्तान ने चाइना को बेनकाब किए चेहरे उस पर कदर का थप्पड़ जड़ा है कि जिसकी गूंज दुनिया को सुनाई दे रही है। चीन की मजबूती कहिए या मुश्किलें, ये है ऑस्ट्रेलिया के चलते चीन को लेकर भारत के रुख पर मक्कार चीन न रो पा रहा न ही हंसने की स्थिति में है। हिंदुस्तान के इस कदम से उसके चालबाज पड़ोसी और अमेरिका से मक्कार देश के दुश्मन नंबर 1 और घाक पाकिस्तान के मौका परस्त दोस्त नंबर 1 चीन की हालत ख़राब है। भारत और ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस बार संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त रूप से घेर लिया गया है। ये हमारा पड़ोसी वही पड़ोसी देश चीन है जो सोते जागते अपनी बेइज्जती कराने पे आमादा रहता है, मगर शांति से रहना जिनकी कभी फितरत में शामिल नहीं हो सका। ऐसे मक्कार चीन के चेहरे पे मौजूद नकाब उलटने से बाहर निकले। उनके खूंखार चेहरे पर अब हिंदुस्तान ने एक बार फिर से कदर जोरदार छप्पड़ जड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार चीन को दिए गए दो टूक जवाब कहीं का नहीं छोड़ा। आपको बता दें, हिंद महासागर विभिन्न देशों की नौसैनिक उपस्थिति की सुरक्षा बढ़ी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अब ऑस्ट्रेलिया ने जो एक तरीके से परमाणु बम बनाने की योजना के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हिंद महासागर में चाइना की दादागिरी के खिलाफ एस जयशंकर ने बड़ा प्रहार किया और कहा कि किसी भी कीमत पर चाइना की दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक और अपडेट निकल के आई है, ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट की हिंसक हुआ। दोस्तों, शहर आगजनी 185 लोगों की मौत का दावा। दरअसल ईरान में पुलिस हिरासत में 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद से देश भर में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। हिजाब का विरोध कर रही महिलाओं ने सरकार को घुटने फैला दिया है। नॉर्वे स्थित ईरान ह्यूमन राइट्स के मुताबिक सरकार विरोधी इन प्रदर्शनों में अब तक 185 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 19 बच्चे भी शामिल हैं। मृतकों की संख्या सबसे अधिक सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में है। 16 सितंबर को अमीनी की मौत के अगले दिनों के उनके जनाजे से शुरू हुआ और सरकार विरोधी प्रदर्शन ईरान सरकार के लिए एक चुनौती बन गया है। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के सत्ता से हटने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार ने इन प्रदर्शनों को अमेरिका सहित ईरान के दुश्मनों को साजिश बताया है। सरकार का कहना है कि इन प्रदर्शनों में 20 सुरक्षा बलों की भी मौत हुई है। सोशल मीडिया पर शेयर वीडियोस में देखा जा सकता है कि स्कूल और कॉलेजों की छात्राओं ने अब इन प्रदर्शनों की बागडोर संभाल ली है। आंसू गैस के गोले के इस्तेमाल के बावजूद प्रदर्शनकारी मोर्चा संभाले हुए हैं। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि कई इलाकों में सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को गोला बारूद का इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि ईरान ने इससे साफ इनकार किया है। एक और अपडेट निकल के आई है, चाइना के महाधिवेशन से पहले कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर छिड़ा जोरदार संघर्ष सत्ता संघर्ष। चीन की घटनाओं पर नजर रखने वाली जापानी विश्लेषकों ने राय जताई है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर इस समय सत्ता का जोरदार संघर्ष चल रहा है। ये संघर्ष कुछ उस तरीके का है जैसा 4 दशक पहले वहां देखने को मिला था। इन विश्लेषकों के मुताबिक चाइना का इतिहास ऐसा है कि वहां अंदरूनी सत्ता संघर्षों का क्या परिणाम होगा, इस बारे में अनुमान लगाना हमेशा मुश्किल बना रहता है। 4 दशक पहले जब जापान और चाइना के बीच पहली बार कूटनीतिक संबंध बनने की समय की घटनाओं संबंधित रहे अधिकारियों ने कहा है कि गुजरे वक्त में भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता संघर्ष से संबंधित 3 पहलुओं में कोई बदलाव नहीं हुआ। इन अधिकारियों के मुताबिक 1970 के दशक में जापान और चाइना के संबंधों को सुधारने की प्रक्रिया ऐसे सत्ता संघर्ष से काफ़ी प्रभावित हुई थी। आपको बता दें ये बातें हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां क्रीमिया हमले ने बढ़ाया पुतिन का पारा, यूक्रेन पर दागी 75 मिसाइलें। दरअसल आपको बता दें, रूस को क्रीमिया प्रायद्वीप से जोड़ने वाले पुल पर शनिवार को धमाका यूक्रेन के लिए इतना घातक साबित होगा, इसका अंदाज़ा शायद किसी को नहीं था। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले क्रेंच ब्रिज पर किए गए हमले को यूक्रेन के स्पेशल सर्विसेज का आतंकी हमला बताया था। इसके बाद गुस्से से बौखलाए पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जो कदम उठाया उसका असर अब हम सब ने देखा। पुतिन ने इस हमले का बदला लेते हुए यूक्रेन को एक के बाद एक 75 मिसाइलें दाग दी, लेकिन इस बीच
बीच एक बड़ा सवाल ये भी रहा कि आखिर रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले पुल में ऐसी क्या खास बात रही। अब इस बम धमाके से पुतिन इतना भड़क गए हैं कि सब कुछ बर्बाद करने में जुट गए हैं। आखिर पुतिन के लिए पुल इतना क्यों ज़रूरी है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, स्कूल में बच्चे गिरफ्तार, न्यूज़ चैनल भी कर लिए हैक। ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन पर ढाए जा रहे हैं जुल्म। दरअसल ईरान में हिजाब के खिलाफ विरोधी प्रदर्शन करीब 1 महीने से लगातार जारी है। विरोध को दबाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा बलों ने परिवार स्कूल परिसर के अंदर घुसकर कई स्कूली बच्चों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही ईरानी अधिकारियों ने कुर्दिस्तान में रविवार को सभी स्कूल और शैक्षिक संस्थान बंद कर दिए हैं। आपको बता दें, ईरान में हिजाब के खिलाफ आंदोलन 22 वर्षीय ईरानी महिला महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुआ है। आरोप है कि नैतिकता पुलिस द्वारा उसे हिरासत में मार दिया गया था। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को सुनाई 2 टूक, पुतिन होंगे खुश। भारत के विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर उन्होंने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान विदेश मंत्री ने रूस और यूक्रेन दोनों भारत के रुख और रूस पर ऊर्जा और डिफेंस सेक्टर से अधिक निर्भरता पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने एस जयशंकर ने स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान को हथियार सप्लाई को लेकर पश्चिमी देशों पर निशाना साधा। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेंगी वोंग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने भारत की निर्भरता को लेकर कहा, कई दशकों से पश्चिमी देशों ने भारत को हथियार सप्लाई नहीं की। सच तो यह है कि तब हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जहां सैन्य तानाशाही थी, उसका पसंदीदा साथी था। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। आपको बता दें, क्रीमिया पुल धमाके को पुतिन ने बताया आतंकवाद। यूएन सुरक्षा परिषद से कही होगी कठोर प्रतिक्रिया। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को एक साथ ब्रीफिंग सत्र आयोजित किया। इस दौरान पुतिन ने 8 अक्टूबर को यूक्रेन द्वारा किया गया विस्फोटक आतंकवाद की कार्रवाई थी। अगर आगे भी ऐसा हुआ तो रूस की प्रतिक्रिया कठोर होगी, इनमें किसी भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इससे पहले पुतिन ने रविवार को क्रिमिनल के टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया एक वीडियो में कहा था, इनमें कोई शक नहीं है कि एक गंभीर रूप से महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के उद्देश्य से आतंकवाद का एक कार्य है। ये यूक्रेनी विशेष सेवाओं द्वारा तैयार, कार्यान्वित और आदेशित किया गया था। उन्होंने कहा है कि पुल हमले के पीछे यूक्रेन के विशेष बल हाथ हैं। यूक्रेन ने भी तुर्की स्ट्रीम पाइपलाइन को उड़ाने की कोशिश की। अगर रूस खिलाफ हमले जारी रहे तो प्रतिक्रिया कठोर होगी। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें अगली खबर, जहां मुलायम सिंह यादव का निधन के बीच जो है वो लगातार सोशल मीडिया में कार सेवकों ने कहा मुल्ला मुलायम का निधन। जी हाँ, मुलायम सिंह का निधन हुआ दुखद है, लेकिन आपको बता दें इस बीच बड़ी खबर ये रही दोस्तों कि सबसे बड़ी बात ये रही कि कार सेवकों ने मुलायम सिंह यादव के निधन पे शोक प्रकट करने के बीच खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कार सेवकों पर इन्होंने गोलियां चलवाई थी, कार सेवक इन्हें किसी भी सूरत में माफ़ नहीं कर सकते हैं। देश माफ़ नहीं करेगा, राम भक्त इन्हें माफ़ नहीं करेगा। मुसलमानों के वोटों के लिए इन्होंने किस तरीके से एक तरफा हिंदुओं की हत्या की, हिंदुओं पर गोलियां चलवाईं, ये किसी भी कीमत पर उचित नहीं था, ठीक नहीं था। सोशल मीडिया कल दिन भर ट्विटर पर जहां एक तरफ ये चीज़ें रही कि कौन क्या कर रहा है, तो दूसरी तरफ ये भी ट्रेंडिंग रहा कि किस तरीके से उन्होंने गोलियां चलवाईं। तो ये सारी चीज़ें रहीं। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। आपको बता दें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे सैफई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया अंतिम दर्शन। श्रद्धांजलि के बाद मेला ग्राउंड में होगा अंतिम संस्कार। सपा संस्थापक और यूपी के पूर्व मुखिया मुलायम सिंह यादव नरेंद्र मोदी भी आज सैफई पहुंचकर पीएम मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पीएम मोदी मंगलवार को सुबह मुलायम सिंह यादव अंतिम संस्कार में पहुंचेंगे। और इतना ही नहीं, आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ ये सारे रहेंगे। एक और अपडेट निकल के, उद्धव गुट को मिला मसाल चुनाव चिन्ह। चुनाव आयोग ने सिंधे खेमे से मांगे 3 विकल्प। महाराष्ट्र सियासत में चुनाव चिन्ह को लेकर चल रही जंग के बीच उद्धव ठाकरे को टॉर्च और मसाल वाला चिन्ह दे दिया गया है। वहीं उनकी पार्टी के नाम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे रखा गया है। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे से अभी तक के 3 विकल्प मांगे हैं और उन्हीं के आधार पर उन्हें भी
कोई चुनावी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे गुट को ब्लासम भेद्री शिवसेना नाम दे दिया गया है, लेकिन उनका चुनावी चिन्ह अभी तक तय नहीं हुआ है। वैसे चुनाव आयोग ने ये फैसला उस समय लिया जब चुनाव चिन्ह खाली लड़ाई दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई थी। सोमवार को ही उद्धव ठाकरे की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। उस याचिका के जरिए चुनाव आयोग के उस फैसले का विरोध किया गया जहां पर शिवसेना के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया गया। जानकारी तो ये मिली थी कि एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से चुनाव आयोग को पहले 3 विकल्प दिए गए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने उन तीनों विकल्पों में से 2 को तो रिजेक्ट कर दिया था। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें, जहां बीजेपी सांसद ने किया विशेष समुदाय के बहिष्कार का ऐलान। दरअसल दोस्तों, दिल्ली में एक सभा में बीजेपी के सांसद ने एक विशेष समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए। सांसद ने समुदाय के संपूर्ण बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, जिस तरीके से दिल्ली में आतंक फैलाया जा रहा था, इसको लेकर परवेश साहब सिंह वर्मा ने इन जिहादियों के खिलाफ इस तरीके के ऐलान किए।